मित्रों नमस्कार। मैं हूं व्यास जी। अभी देवभूमि उत्तराखंड में जो जोशी मठ है, जिसको ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, वो डूब रहा है। डूब रहा है इन द सेंस कि पहाड़ की छाती दरक रही है, पानी निकल रहा है, घरों में दरारें पैदा हो गई हैं, सड़कों में दरारें पैदा हो गई हैं, और जिसको हम सिंकिंग सिटी कहते हैं, स्थिति है कि वो सिंकिंग सिटी बनता चला गया है। और लोगों को, जिनके घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा बाहर निकाल करके दूसरी जगहों पर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन जिनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अपने घरों को बनाने में लगी हुई है, अगर उन्हें अपने घर को छोड़ करके हमेशा के लिए जाना पड़ रहा और घर पता नहीं बचेगा कि टूटेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन पर क्या गुजर रही होगी। टेलीविज़न के न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जिन लोगों को ले जाया जा रहा है, उनके रोने पीटने की आवाज़ें आती हैं। लोग अपने घरों को अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहे हैं, जिसको बनाने में उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई। कई लोगों के घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी। कई लोग उन्हीं घरों में पैदा हुए रहे होंगे, उनके पुरखों ने घर बनाए थे, और वे घर उनके बर्बाद हो रहे हैं। और न जाने जोशीमठ कब ज़मींदोज हो जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। इसलिए मित्रों, जोशीमठ की जो त्रासदी है, इस त्रासदी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, और इस त्रासदी से हमें क्या सीखना चाहिए। हमें से आशा है कि जो सरकार है, जो जनता है, सभी को क्या सीखने की आवश्यकता है। पहले थोड़ा सा इतिहास जान लें इस इस ज्योतिर्मठ का या जोशीमठ का। हम सभी इस बात को जानते हैं, जैसा कि हमें भूवैज्ञानिक बताते हैं, कि हज़ारों साल पहले हिमालय पहाड़ से एक मलबा टूटा और एक छोटी सी कोई घाटी रही होगी, उस घाटी में मलबा इकट्ठा हुआ, और जब धीरे धीरे वो मलबा स्टेबलाइज करना शुरू हुआ, तो उसी मलबे के ऊपर जोशीमठ की स्थापना हुई। जोशीमठ के रूप में घर बनने लगे। आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठों की स्थापना की थी भारतवर्ष में, उसमें बद्रीनाथ का मंदिर उन्होंने जोशीमठ के आगे जा कर के, जो लोग वहाँ पर गए हैं उनको पता है कि एक छोटी सी पहले सड़क हुआ करती थी। एक तरफ से आप जा सकते थे, फिर दूसरी तरफ से बंद करना पड़ता था, फौज उसका संधारण करती थी। तो वो बद्री विशाल या बद्रीनाथ के मंदिर में जाते थे, जो हिंदू मतावलंबियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र माना जाता रहा है। हमारी फौज भी उधर है, चूँकि चीन का बॉर्डर है, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी जोशीमठ का अत्यंत महत्व है। ये तो थोड़ा इतिहास की बात रही, और हम सभी जानते हैं कि चमोली ज़िले का एक कस्बा कह सकते हैं, एक सिटी कह सकते हैं, चमोली ज़िले में स्थित एक सिटी है। और हमें भी जानते हैं कि ये जो पूरा हिमालय है, वो पूरा हिमालय साइस्मिक जोन 5 में आता है, यानी भूकंप के सबसे ख़तरनाक जोन 5 में आता है। चमोली ज़िले में 1999 में भूकंप आ चुका है, हम सभी जानते हैं। उत्तरकाशी में 1991 में भूकंप आया हुआ था। और उत्तरकाशी के भूकंप में तो आप सभी लोगों को शायद जानकारी अगर नहीं होगी, तो मैं बताना चाहूँगा, लगभग 1000, 1200, 1500, 2000 के आसपास, क्योंकि आंकड़े तो बदलते रहते हैं कई बार, और आंकड़े तो बिल्कुल सही मिलते भी नहीं हैं, लेकिन अमूमन 2000 लोगों की उसमें मौत हुई थी। बहुत ही भयानक था। हालांकि चमोली भूकंप में आधिकारिक जो आंकड़ा है 39 लोगों के मरने का है, लेकिन घायलों की भी भारी संख्या दोनों जगहों पर थी। इस बात को हम सभी लोगों ने देखा है। तो यह भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन 5 में पड़ता है, चाहे चमोली हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पूरे गढ़वाल हिमालय की हम बात करें तो पड़ता है। ये भूकंप के क्षेत्र में पड़ने का कारण यह है मित्रों, क्योंकि जो इंडियन प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से वहाँ पे टकराता है, एक फॉल्ट लाइन है, और वो दोनों के टकराहट के वजह से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी के कारण वहाँ पर भूकंप आया करते हैं। तो जोशीमठ में लैंडस्लाइड भी हुआ। लैंडस्लाइड की घटना पहली बार तो नहीं हुई है वहाँ पे गढ़वाल हिमालयाज़ में। लैंडस्लाइड अभी आपने केदारनाथ की ट्रेजेडी 2013 में देखी है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, पिलग्रिम्स मारे गए, बहुत सारे लोग तो गायब हो गए। बहुत सारे राज्यों के जो तीर्थयात्री गए थे, अभी तक उनका पता नहीं है, उनके घर के लोग ढूंढ रहे हैं, और कई लोग लौट भी आए होंगे, कई लोगों की डेड बॉडी भी सरकार ने भेजी थी। तो वहाँ भी काफ़ी बारिश हुई थी, और बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड हुआ था। कहते हैं पहाड़ टूटने लगे थे, क्योंकि ग्लेशियर पिघला होगा, वहाँ से पानी आया होगा और उसने पहाड़ों को तोड़ दिया। क्योंकि हिमालय पहाड़ के बारे में
जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और जो पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट के जानकार हैं, वो कहते हैं कि वो तो इसे माउंटेन इन मेकिंग, तो अभी बन रहा है। वो उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बन चुका है। इसलिए वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के साथ सिल्ट काफ़ी भारी मात्रा में आता है, जो मैदानी इलाकों में जिसको हम बालू कहते हैं, तो वो सिल्ट जो है सो आता है, भर जाता है। ये हम सभी ने देखा है, क्योंकि उसकी मिट्टी कटती हुई वहाँ पर जाती है। तो वो फ्रेजाइल इलाका माना जाता है। और जोशीमठ जिस मलबे पर बसा, वो तो अत्यंत ही फ्रेजाइल इलाका है। वैसी दशा में हमें ये समझना पड़ेगा कि जोशीमठ पहले से ही एक बहुत ही आपदा के दृष्टिकोण से खतरनाक क्षेत्र में अवस्थित है। और इस खतरनाक क्षेत्र में जो भी काम हो रहे होंगे, विकास के काम हो रहे होंगे, उन विकास के कामों का कोई प्रभाव इस पर पड़ा है क्या? दरअसल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, बिजली घर बन रहे हैं, बिजली स्टेशंस बन रहे हैं, जनरेशन वहाँ पे बिजली का हो रहा है। जेपी समूह जो कॉरपोरेट समूह है, उसने बाकायदा अपने बिजली के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस वहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। एनटीपीसी का वहाँ पर बन रहा है। और टूरिस्टों की बहुत बड़ी तादाद, कुछ तो तीर्थयात्री होते हैं, कुछ टूरिस्ट होते हैं, औली में जाते हैं। औली जोशीमठ के उत्तर की दिशा में अवस्थित है, जहाँ पे स्केटिंग लोग करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे दूसरे तीर्थ स्थल हैं, जैसे हेमकुंड साहिब है, उसी मार्ग से लोग वहाँ पर जाते हैं। तो भारी मात्रा में टूरिस्ट भी जाते हैं। और जो मलबा जैसे जिसकी मैंने चर्चा की, वहाँ पे काफ़ी मकान भी बन गए। और मकान बन जाने की वजह से स्वाभाविक है कि पहाड़ के ऊपर और स्ट्रेस बना। जो टनल बन रहा है, जो सड़कें बन रही हैं, जो बिजली घर बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनके कारण जो स्ट्रेस उस भूमि पर, उस सतह पे होता चला जा रहा है। होटल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। इस प्रकार से विकास के बहुत सारे वहाँ पर काम हुए हैं और हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक भूकंप के सर्वाधिक जोन 5 में, और एक ऐसे पहाड़ पर जो नाम तो हिमालय है, बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारे अप्रहरी हम मानते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि हिमालय अभी इससे माउंटेन इन मेकिंग, और वो उस तरीके से हम नहीं कह सकते कि वो दरकेगा नहीं। वो दरकने वाले पहाड़ के ऊपर हम लोग विकास के इस तरह की नई गाथाएँ लिख रहे हैं। हमने देखा है टेहरी के बारे में, टेहरी गढ़वाल, आप जानते हैं टेहरी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है, चमोली है, उत्तरकाशी है, 4 जिले गढ़वाल हिमालयाज में पड़ते हैं। तो टेहरी डूब गया क्योंकि वहाँ पर टेहरी डैम बना। और इस बात को शायद नहीं देखा गया होगा कि इसका कुप्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। तो परिणाम निकला कि टेहरी शहर, पुराना शहर डूब गया और लोगों को वहाँ से हटा करके नए टेहरी में डाला गया। मैं आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से इन बातों को इसलिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल इस फ्रेजाइल इलाके में और जोन 5 के इलाके में हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि विकास भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि विकास के बिना कोई रह सकता है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि विकास किसके लिए होता है। विकास के केंद्र में मनुष्य होता है। विकास मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर करे, यानी हमें आफत से बचाए। विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जो आफत लेकर के आए। घर बैठे आफत चली आ रही है, इसको हम डिजास्टर कहते हैं। इसलिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं इस बात को मानते हैं कि विकास की जो बड़ी परियोजनाएं ली जाती हैं, उन परियोजनाओं को लेने के पहले हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से पता चले कि इस विकास के परिणाम स्वरूप यदि किसी तरह के डिजास्टर के बढ़ने की संभावना हो सकती है, तो उसके जोखिम को कम करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स कहा जाता है, वह लेना ज़रूरी हो तो लेना चाहिए। यदि वह लेने से भी हम डिजास्टर को नहीं रोक सकते तो हमें विकास की उस परियोजना को नहीं लेना चाहिए, उस पर विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विकास मनुष्य के लिए है ही नहीं। यदि वो विनाश का कारण बनेगा तो वो विकास क्या है, वो तो विनाश है। संभव है कि किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी के चलते, चूँकि विकास की भी पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, जिन लोगों को उससे फ़ायदा होता है और जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को कई तरह के फ़ायदे होते हैं, उसके लिए भी विकास किए जाते हैं।
उसके बहुत सारे उदाहरण देश में हैं और इस पर काफ़ी बहस होती रहती है। मेरा आज का विषय उसका नहीं है। तो मित्रों, हमें ये सोचने की आवश्यकता होगी कि पूरे हिमालय क्षेत्र में, खासकर गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में, हमें विकास के बारे में, विकास के पैराडाइम के बारे में क्या करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हिमालय ने हमें समय समय पर चेतावनी नहीं दी और हिमालय के लोगों ने चेतावनी नहीं दी। जब पेड़ काटे जा रहे थे तो चिपको मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट और उनके साथियों ने वहीं पर शासन को कहा था कि आप पेड़ नहीं काट सकते, और पेड़ से औरत मर्द चिपक जा रहे थे और वहाँ पेड़ कटना रुका। मसूरी में हम सभी जानते हैं इस बात को, वो भी देहरादून जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, वहाँ के पहाड़ काटे गए, लाइमस्टोन के लिए क्वेरी वहाँ पे बना और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वहाँ पे क्वेरी को रोका गया। और अब पहाड़ धीरे धीरे जो बिल्कुल नंगे हो गए थे, बिल्कुल श्रीहीन हो गए थे, उन पर थोड़ी हरियाली दिखलाई दे रही है। हमने, जैसे मैंने केदारनाथ की चर्चा की, चमोली उत्तराकाशी के भूकंप की चर्चा की, यह सब चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं। इसलिए क्या पैराडाइम विकास का होगा, हमें सोचना चाहिए पूरे के पूरे हिमालय के बारे में। मैं जानता हूँ कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति बना रहे हैं, इन प्रश्नों पर विचार कर रहे होंगे। चूँकि दिल्ली में भी और देहरादून में भी और तमाम बैठकें हो रही हैं, इस पर विचार किया जा रहा है क्या करने की आवश्यकता है। लोगों को वहाँ से निकाल करके नई जगहों पर बसाया जा रहा है। और यही नहीं, वहाँ पे कंपनसेशन की भी बात हो रही, कंपनसेशन दिया जाए। और इतने लोगों को निकाल करके बसाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम प्रशासन में रहे हुए लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि रिहेबिलिटेशन कितना कठिन होता है, कितनी राशि की आवश्यकता होती है, और अगर ठीक से नहीं किया जाए। हमने नर्मदा बांधों के बारे में देखा हुआ है कि अभी भी नर्मदा बांधों के विस्थापितों को पूरी तरह से बसाया नहीं जा सका है। और बहुत सारी दूसरी नदी घाटी परियोजनाएं पूरे देश भर में है जहाँ के विस्थापित अभी भी आंदोलन करते हैं कि हमें ठीक से बसाया नहीं गया है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कारण बहुत दूर तक तलाशने की आवश्यकता नहीं है। जोशीमठ का ये संकट प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुआ है, ये मैन मेड डिजास्टर है। और हमें कुछ सीखना चाहिए। हम विश्व गुरु होने का कहते हैं, हमें अभिमान है, विश्व गुरु रहे हैं। हमने दुनिया को बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया, उपनिषद दिया, हमने विचार दिया है, हमने दर्शन दिया है। तो हमें थोड़ा सा लेकिन दूसरों से सीखना है कि नम्रता भी होनी चाहिए। एक योसेमिटी नाम की जगह है, आप में से जो लोग वहाँ पर गए हों जानते होंगे, वो कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा में है। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था। वहाँ पे ग्रेनाइट के पहाड़ हैं और वहाँ पे रेड वुड पाया जाता है और पहले बहुत ज़्यादा वो घना जंगल हुआ करता था। लेकिन जब अमेरिकी लोगों से आशय, जब यूरोपियंस जो अमेरिका में आए हुए थे, जब वे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो ये पूरा कैलिफोर्निया का इलाका मैक्सिको के पास था। उन्होंने मैक्सिको से किसी न किसी बहाने युद्ध करके उस पूरे इलाके को ले लिया था। और फिर वहाँ के जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, योसेमिटी में जा कर के उन्होंने ग्रेनाइट के पहाड़ों को काटना शुरू किया, चूँकि काफ़ी पैसा देने वाला ग्रेनाइट था। और इसके अलावा रेडवुड काटना शुरू किया, बर्बाद कर दिया वहाँ पर पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को। परंतु ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था वो प्रोटेस्टेड रह गया। कुछ जो पर्यावरणविद थे उन्होंने विरोध किया और उन्होंने सरकार से बात करके 19वीं शताब्दी में ही उसे नेशनल पार्क बना दिया। अब योसेमिटी नेशनल पार्क है। और ऐसा नहीं है कि उस नेशनल पार्क में जिसकी मर्जी हो जो चाहे कर लेगा, वहाँ पर रेगुलेशंस हैं। अगर आप जाएंगे, जिस समय वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ी रहती है, जब आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े होटल नहीं मिलेंगे। जो मैंने सुना है कि जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके में बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। वहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ कॉटेजेस मिलेंगे जिसकी पहले से बुकिंग करा करके ही जाना होता है, वरना आप जाएंगे और फिर शाम को आपको वहाँ से लौटने की आवश्यकता पड़ेगी। रात में उस भयानक ठंड में आपको रुकने में परेशानी हो सकेगी। लेकिन जो कॉटेजेस में जिनको नहीं मिलता उनके लिए टेंट सिटी भी बनी हुई है। आप टेंट में रहिए, गर्म टेंट करते हो, गर्म करने की व्यवस्था होगी। कॉटेज भी खैर गर्म करने की, अमेरिका में तो ठंड पड़ने के कारण हर घर गर्म करने की व्यवस्था होती है, कॉटेजेस में भी होगी। और वहाँ पे आरवी भी है। आरवी जिसको आजकल हम कंटेनर कहते हैं, वो
कंटेनर भी हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, रेस्टोरेंट भी उसी में खुले हुए हैं। लेकिन ये सारे जो टेंट सिटी है, कंटेनर है, जब लोग चले जाते हैं, जब टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ये व्यवस्था की है कि आप पक्के मकान नहीं बना सकते। वहाँ पर पुराना कोई गांव हुआ करता था, अब वो केवल देखने की चीज़ रह गया है। चर्च भी वहाँ पर छोटा सा है जो मैंने देखा है, जो चारों तरफ बर्फ़ पड़ी रहती है, बीच में एक चर्च खड़ा हुआ है। सड़क बनी हुई है, चूँकि सड़क के माध्यम से आप जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप योसेमिटी में मतलब जितनी संख्या में आपकी इच्छा हो आप चले जाएंगे। वो रेगुलेट करते हैं कितने लोगों को वो अंदर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ताकि पारिस्थितिकी या इन्वायरमेंट ख़राब नहीं हो। तो हमें सीखने की आवश्यकता है। जोशीमठ में इतना ज़्यादा होटल बना दिया, टनल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ताप घर बन रहे हैं, बिजली घर बन रहे हैं, ताप घर तो नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का बन रहा है। तो क्या इतने की आवश्यकता इस इन्वायरमेंट को देखते हुए है क्या? ज़रूरी है क्या? क्या नीचे नहीं बन सकता है? तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अब देखने की आवश्यकता होगी, चूँकि टेहरी डूब चुका है। केदारनाथ में जो भूस्खलन हुआ था उसके वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। चमोली के भूकंप को देखा है उत्तराखंड ने, उत्तरकाशी के भूकंप को देखा है। उसके पहले न जाने कितने बार भूकंप का झटका झेला होगा। 2017 में हम सभी जानते हैं कि काठमांडू के पास बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था, और एक रिक्टर स्केल से वो मुझे लगता है कि 7 या 8 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और ये जो चमोली का भूकंप था 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। उत्तरकाशी का भी 6.8 के आसपास के मैग्नीट्यूड का भूकंप था। तो 2017 के बाद कोई बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आ सका है इस हिमालयन रीजन में। तो संभव है कि जो नीचे स्ट्रेस जमा हो रहा होगा, वो स्ट्रेस भी आज न कल प्रकट हो और लिक्विफैक्शन का कारण बन जाए। अभी जो पानी निकल रहा है वो चूँकि सतह जो है सो वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए नीचे से पानी निकल रहा है। इसी को लिक्विफैक्शन कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। द्रवीकरण की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए मेरी सलाह यह होगी, अगर कोई सलाह पता नहीं कोई माने कि नहीं माने अलग बात है, कि पूरे गढ़वाल हिमालय के फ्रेजिलिटी को देखते हुए, फ्रेजाइल सतह को देखते हुए, पहाड़ को देखते हुए, हमें वहाँ पर विकास के नए पैराडाइम सोचने चाहिए। और उस पैराडाइम में हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बड़ी परियोजनाएं तभी वहाँ पर हमें शुरू करनी चाहिए जब ईमानदारी पूर्वक जो एक्सपर्ट हैं वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करें। मैं नहीं कहता कि उन्होंने बेईमानी पूर्वक किया हुआ होगा, बट ईमानदारी इसलिए कह रहा हूँ कि वे उनके अंदर साहस होना चाहिए सरकारों को बताने के लिए कि यह परियोजना उचित है या नहीं उचित है। क्योंकि यदि आप 5 साल का फ्रेमवर्क लेकर चलेंगे तो नहीं होता। आप यहाँ से 100 साल का फ्रेमवर्क लेकर चलिए कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। और उस आने वाले समय में यदि आपको लगता है, जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपका अनुभव है, कि इस परियोजना से जनधन की हानि होने की संभावना है, नुकसान होने की संभावना है, आपदाओं के बढ़ने की संभावना है, तो कृपया ऐसी बड़ी परियोजनाओं को रोक दीजिए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।